रखता हूँ कि वो आज आए और मंच का संचालन करें। आदरणीय शरद भैया जी हो। जी ओम। आज की योगशाला बहुत अच्छी कराई अशोक भैया ने, और आज अपन अपना नया सेशन शुरू करते हैं। मैं सम्मान के साथ संतोष सर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आवे और अपनी पाठशाला शुरू करें। जी ओम। जी ओम सर। मेरी आवाज आ रही है दादू? आ रही है सर, आ रही है। ओके। मुझे जो प्रेजेंटेशन यहाँ पे लोड करना है वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है। शेयर करना है मुझे, वो नहीं हो पा रहा है। हम देखेंगे आदरणीय मुन्नीलाल जी। अब शेयर हो जाएगा। संतोष चौहान जी अब शेयर कर लीजिए, अब शेयर हो जाएगी। मैंने इसको डिसेबल कर दिया था अभी। अभी सभी को दिख रहा है स्क्रीन पे? जी दिख रहा है। ओके। आज बेसिकली हम लोग जैसा जिन्होंने भी यहाँ पूना आके ट्रेनिंग की थी दादू के साथ में, या जिन लोगों ने भी माइक्रोबायोलॉजी के लैब में कुछ सूक्ष्म जीवाणु कैसे बनाए जाते हैं, कल्चर कैसे मेंटेन किया जाता है, उन सभी किसान भाइयों को यह जो सामने जो रखा हुआ जो स्लाइड है वह समझ में आएगा, लेकिन जिन्होंने ना देखे तो वह भी मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। जैसा हम लोग कहते हैं कि हमें जो भी खेती में चलता है, मिट्टी में, पानी में, या उस एरिया की जो हवा होती है, इन सब जगह पे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अब यह सूक्ष्म जीवाणु जो आंखों से नहीं दिखते हैं, वह सूक्ष्म जीवाणु इस तरह पेट्री प्लेट के ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पेट्री प्लेट बनाने की एक विधि होती है। तो जैसा हम लोग कोई भी पेट्री प्लेट बनाना हो, तो वो पेट्री प्लेट बनाने के लिए जो मुख्य घटक लगता है उसका नाम होता है अगार अगार। और अगार का यूज करके और अलग अलग प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन्स का, मिनरल्स का यूज करके हम लोग इस तरह पेट्री प्लेट बना सकते हैं। और आप सभी किसान भाई जिन्होंने जैसा मैंने लास्ट ईयर ट्राइकोडर्मा की कुछ पेट्री प्लेट भिजवाई थी, तो यह पहला जो प्लेट है इसमें हम लोगों ने मीडिया बनाए, मीडिया प्लेट में डाले और उसको गाढ़ा होने का समय देते हैं, और उसके बाद उस पर हम यह ट्राइकोडर्मा का जो सूक्ष्म जीव है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यह प्लेट जो सिर्फ मीडिया से बनी हुई है, और उसी मीडिया पे जब हम इनोकुलेट करते हैं तो इस तरह से सूक्ष्म जीवों उसके ऊपर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। अभी यह सब चीजें यहाँ दिखाने की जो जरूरत मुझे लगी
उसका बेसिक रीजन, इस प्लेट में जो सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई हुआ है, यानी यह प्लेट सिंपल मीडिया का प्लेट है। अब इसको हम लोग मिमिक ऐसा करेंगे कि मान लो हम लोगों ने हमारे घर में चपाती बनाई और चपाती कुछ कारणवश गीली हो जाती है और उस चपाती को हम लोग अगर डिब्बे में रख देवे तो कुछ दिनों के बाद में उस चपाती के ऊपर कुछ सूक्ष्म जीवाणु बनना शुरू हो जाते हैं और वह सूक्ष्म जीवाणु अलग अलग तरह का कलर हमारे चपाती पे या रोटी पे दिखता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि ब्रेड रहेगा, उस पे काला या हरा रंग का एक सूक्ष्म जीव डेवलप हो जाता है। उसी तरह इस ट्राइकोडर्मा की प्लेट पर यहाँ पे हरा रंग हमें देखने को मिलता है और अब यही जो सूक्ष्म जीव है, जैसा आप देखिए, सबसे पहला यह जो प्लेट है यह अगार का प्लेट है। अभी इस अगार के प्लेट में से हम लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला है। आप देख सकते हो ए बी सी डी। हाँ शरद भैया दिख रहा है ए बी सी डी? हाँ जी। ओके, तो उस प्लेट में से हम लोगों ने वो अगार का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया और जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो सूक्ष्म जीव देखना होता है, तो उस छोटा सा जो टुकड़ा है, जो कांच की, जिसे हम स्लाइड कहते हैं, उस स्लाइड के ऊपर लेना होता है और स्लाइड के ऊपर लेके आप देखिए जो पेट्री प्लेट है, उस पेट्री प्लेट के अंदर, यानी यहां सी में देखिए, जहां पेट्री प्लेट के अंदर वो कांच की जो स्लाइड है, वह स्लाइड पेट्री प्लेट के अंदर रखी जाती है और यह सारी चीजें, यहां जितनी भी चीजें अभी आपको दिखाई दे रही है, यानी आप ए में देखिए पेट्री प्लेट है, उसमें अगार डाल के अगार का प्लेट बना और यहाँ पे ए प्लेट में देखिए एक छोटा सा टुकड़ा, मान लो 1.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का टुकड़ा इस स्टील के चम्मच जैसे चीज से उठाया गया है तोड़ के और उसको कांच की स्लाइड के ऊपर बी में देखिए, बी में रखा गया है और यही टुकड़ा कांच की स्लाइड को हम पेट्री प्लेट में रखे हैं, जो कि खाली प्लेट है, सिर्फ खाली पेट्री प्लेट है और उस स्लाइड पे जो अगार का टुकड़ा रखा है, इस प्लेट में हमें ट्राइकोडर्मा का यह सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीव हमें इसके ऊपर इनोकुलेट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे हम माइक्रोस्कोप में देखिए जो डी लिखा है, उसमें आप देख सकते हो कि इस अगार पे, यानी अगार का जो टुकड़ा है, इसके ऊपर जो हम लोगों ने इस प्लेट से जो इनोकुलेट किया, वह सूक्ष्म जीव बढ़ते हुए दिखता है। यानी हमें अगर कोई सूक्ष्म जीव अगार के ऊपर किस तरह से बढ़ना शुरू होता है, उसका यह विधि होता है और यह सब चीजें मैं यहाँ पे कहने के लिए या इसलिए कह रहा हूं कि यह जो भी आज किसान भाइयों के सामने कुछ चीजें रखी जाती है, अभी ये एक स्लाइड सामने आया है नया, शरद भैया जी आया। तो माइक्रोस्कोप में
यह चित्र सामने दिखता है अगर ट्राइकोडर्मा अगर उसमें है तो। अभी यहाँ पे आपको जैसा हम लोग यहाँ मराठी में मटकी कहते हैं, मटकी, या जैसा एक और हम लोग जो चना होता है, लाल चना, काला चना या काबुली चना, तो अगर हम काबुली चने को पानी में भिगो के रखे, या मूंग को, सबसे बेस्ट एग्जांपल मूंग है, जो हरा मूंग होता है, हरे मूंग के दानों को अगर हम लोग पानी में डाले और उसको कपड़े में बांध के रखे तो मूंग जर्मिनेट होता है, यानी उस मूंग के दाने से जर्म ट्यूब बाहर आती है। तो यहाँ आप सभी को दिख रहा होगा कि माइक्रोस्कोप, यानी यहाँ देखिए हम लोगों ने अगार का टुकड़ा लिया, उसके यानी इस प्लेट में, ए प्लेट में हमने ट्राइकोडर्मा इनोकुलेट किया, यानी ट्राइकोडर्मा डाला है हमने, और उसको हम स्लाइड पे लेके माइक्रोस्कोप में देखना है। सिर्फ यह जो सी वाला जो है, यहाँ पे एक कवर स्लिप रखा जाता है जो दिखता नहीं है अभी, वो कवर स्लिप रखकर इस माइक्रोस्कोप के नीचे इसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहां हम लोग देखेंगे कि ट्राइकोडर्मा माइक्रोस्कोप में शुरुआती दौर में इस तरह से एक राउंड दिखता है, जैसा आप मूंग का दाना, आपके एक विजुअलाइज कीजिए कि मूंग का दाना कैसा दिखेगा, और मूंग जब जर्मिनेट होगा तो उसमें से एक कोम्ब, यानी उसको में जर्म ट्यूब बाहर आएगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि जर्म ट्यूब बाहर आता है, और इसी तरह से हर जो जीवाणु होवे या फंगल कल्चर्स होवे, इनका क्वालिटी चेक किया जा सकता है। तो यहां जो स्लाइड हम लोगों ने माइक्रोस्कोप के नीचे लगाई, उसमें यह सब सूक्ष्म जीव हमें देखने को मिलते हैं। जहां पे जर्म ट्यूब नहीं बना, इसका मतलब वह जो जीव है वह फंगल कल्चर होवे या बैक्टीरियल कल्चर होवे, वह जीवित नहीं है, ऐसा एक माना जाता है। यहां अगर हम लोग देखें लेफ्ट साइड में कुछ जो सर्कल है, जो राउंड है, वह जर्म ट्यूब नहीं बना है, लेकिन कुछ है जो छोटा सा जर्म ट्यूब है, कुछ है जो थोड़ा बड़ा है, या कुछ बहुत बड़ा जर्म ट्यूब है, या उसे हम यहाँ राइट साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ जो सूक्ष्म जीव है ट्राइकोडर्मा के, वो ट्यूबिंग लंबी हो चुकी है, उसे हम माइसेलियम कहते हैं। और यह सब चीजें हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हम बार बार अगर ये सब चीजें सीखे तो किसान भाई भी यह सब चीजें आसानी से सीख जाएंगे। कुछ चीजें नहीं है, जैसा आज हम कुछ नया चीज यहाँ पे देखने शुरू किए। हम लोग पेट्री प्लेट, दादू, मुझे ऐसा लगता है कि दादू आए थे पूना ट्रेनिंग करवाने के लिए, उस समय दादू को हम लोगों ने यह अगार का प्लेट, दादू आपको याद है? जी, आप जी कुछ, ध्यान है। आप हाँ। कुछ बता सकते हो कि ये अगार का प्लेट हमने कैसे बनाया था? हाँ, अगार का प्लेट जो पहले अपन ने उसको, उतना ध्यान तो नहीं है सर, पर कुछ चीजें बता सकते हैं कि हमने एक तो अपने बर्नर पे उसको जो इना वो रहती है, क्या उसको क्या कहते हैं, जो डंडी जैसी रहती है जिससे अपन उसको गर्म करते हैं, फिर उसको इनॉकुलेशन नीडल लेते हैं, और फिर इसमें से बहुत छोटा सा एक टुकड़ा निकाल करके एक प्लेट में, पेट्री प्लेट में रख देते हैं, और वो धीरे धीरे ग्रो करता है। ये हमने वहां पर देखा था। जियो। तो इस तरह से पहले अगार यानी अगार का पाउडर मिलता है। आज हम सभी लोग, जो भी लोग चॉकलेट खाते हैं, जो भी लोग केक खाते हैं, तो उन सब चीजों में मोस्टली अगार अगार नाम का एक घटक यूज किया जाता है, अगार अगार पाउडर यूज की जाती है।
और जब तक अगार की पाउडर ना यूज करो तब तक ऐसा प्लेट नहीं बनता। और इस प्लेट को जब हम लोग ठंडा होने के लिए रखते हैं तो इस तरह से उसका ये जो टुकड़ा आप देख रहे हो कि वो गाढ़ा बन जाता है और एक जेल टाइप बन जाता है, और ज्यादा समय तक रखो, 1 घंटा 2 घंटा रखो तो वह इस तरह से टुकड़ा उसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्लेट पे जब यह ट्राइकोडर्मा इनोकुलेट किया जाए तो इस प्लेट में यह सूक्ष्म जीव मल्टीप्लाई शुरू होना हो जाता है। और मैं यह चीज इसलिए यहां बताना चाहता हूं कि आज अभी यहाँ अपनी कक्षा में शरद भैया है, दादू है, गौर साहब है या बाकी सारे लोग हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग मार्केट से जो भी ट्राइकोडर्मा का बोतल खरीद के लाते हैं, पैकेट खरीद के लाते हैं, तो दादू उस 1 लीटर के बोतल के ऊपर ट्राइकोडर्मा का काउंट लिखा होता है। तो आप बता पाओगे दादू ट्राइकोडर्मा का काउंट कितना होता है लिखा? सर इस पर ध्यान नहीं दिया हमने। अच्छा, और वो जो लिक्विड आता है उसमें कोई जहां से हम लाते हैं सर इस पे जी शरद भैया? सर ध्यान उस पे दिया नहीं सर, वो क्या लिखा रहता है, पर अभी वो जो देख के बताऊं क्या सर? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए प्लीज। 8 × 10⁻10 8 × 10⁻10 तो आप थोड़ा इसको विस्तार से बताओगे, सभी को समझ में आए ऐसा? तुलाराम जी सर ये करोड़ों में होता है। 8 × 10 उसके ऊपर 10 शून्य। आप सभी को यह चीज मैं आज जो बताने जा रहा हूं या बताना चाहता हूं उसका एक रीजन यह है कि यहाँ पे जो तुलाराम जी ने कहा, तो नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इन लोगों ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट कि इस सूक्ष्म जीवाणुओं का काउंट यानी उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। 1 ml अगर हम लोग लिक्विड लावे, 1 ग्राम अगर हम लोग पाउडर लावे, तो उस 1 ml या 1 ग्राम लिक्विड में कितने सूक्ष्म जीव होवे। तो यहाँ जो आदरणीय तुलाराम जी ने जो कहा 10⁸8, 10⁸8, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग 10⁻1 कहते हैं, 10⁻2 कहते हैं या 8 कहते हैं, तो अगर मान लो वह 8 है, इसका मतलब 1 के ऊपर 8 जीरो होते हैं। या 10⁻, अगर 7 होवे तो 1 के ऊपर 7 जीरो होते हैं। तो 1 के ऊपर अगर 7 जीरो है, इसका मतलब 1 करोड़ 10⁻7 का मतलब होता है 1 करोड़ सूक्ष्मजीव। अब अलग अलग नॉर्म्स है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 1 ml या 1 ग्राम में कम से कम 1 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होना चाहिए। पर यहां जो मार्केट में जो चीजें चलती है, लोग मार्केटिंग करने के लिए 10⁸8, 10⁹9, 10⁸10 हम लोगों के प्रोडक्ट में काउंट है ऐसा कहते हैं। मैं 2001 से लेकर 2018 तक यानी 2001 से 2009 तक नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना, यहाँ हर रोजाना या कभी कभी सप्ताह में 2 बार या 3 बार यह जो सामने जो इमेज हमको दिखती है स्लाइड कल्चर की, यानी इस तरह की,
हमें सप्ताह में 2 बार कम से कम करना होता था, लेकिन कभी कभी हमें रोजमर्रा यह चीज बनाना होती थी। और ट्राइकोडर्मा का जो काउंट होता है वह 10 इस प्लेट की अगर बात करें, जो ट्राइकोडर्मा की फुल ग्रोथ आई है, अच्छे से उस प्लेट में सिर्फ ट्राइकोडर्मा है, तो इसका अगर हम लोग काउंट लेवे तो 10⁹ तक काउंट जाता है। 10⁹ का मतलब है एक, अगर हम लोग जैसा ये इस प्लेट में का ऊपर का पूरा वो ग्रीन पार्ट अगर निकाले और 1 ग्राम उसका वजन करे, तो उस 1 ग्राम में 100 करोड़ यानी 10⁹ इतना ट्राइकोडर्मा का सूक्ष्म जीव हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि मार्केट में 10⁷, 10⁸, 10⁹, अब यह जो प्लेट है, यह प्लेट इससे ज्यादा काउंट मिल ही नहीं सकता। और अब अगर यह प्योर कल्चर है, इस प्योर कल्चर में अगर 10⁹ यानी 100 करोड़ से ऊपर काउंट नहीं जाता है, तो इसी से हमें प्रोडक्ट बनाना है। पर अभी यह नई स्लाइड दिखती है दादू सामने? जी हाँ, दिख रही है सर। तो अब यहाँ पे यह जो अलग अलग रंग हमको देखने को मिलते हैं, लाल रंग है, पीला रंग है, या क्रीम कलर का है, या कहीं पे सफेद वाले, यह सूक्ष्मजीव यहाँ पे इस प्लेट पे हम लोग देख रहे। तो हम लोग अगर यह पेट्री प्लेट, जो सबसे शुरुआत की प्लेट, यह पेट्री प्लेट, अभी यह जो ढक्कन अगर हम लोगों ने खोल के रखा, लेफ्ट साइड में देखिए, तो इस ढक्कन, खोले हुए ढक्कन की प्लेट अगर हमारे किसी भी कमरे में हम लोग रखे, तो इसके ऊपर सबसे पहले जाएगी हवा, और हवा में की जो धूल मिट्टी है, वह मिट्टी इस पे जाके बैठती है। और वह जाने के बाद में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद हमें इस तरह के सूक्ष्म जीवों के रंग, कलर हमें देखने को मिलते हैं। या देखिए कि यह बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हवा में सूक्ष्मजीव होते हैं, वह सूक्ष्मजीव इस तरह से पेट्री प्लेट में आना शुरू होते हैं। जैसा हम लोग कल या परसों ही बात कर रहे थे, हमें बर्नर क्यों चाहिए, हमें स्टरिलाइजेशन क्यों करना चाहिए, तो उसका रीजन यह होता है कि जो हवा है, उस हवा में जो धूल मिट्टी है, वह सूक्ष्म जीवों से भरी हुई होती है। और सबसे शुरुआती दौर में, जैसे हम लोग जब से भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, या इवन दादू जब पुणे आए थे, या मैं भी एक बार इटारसी आया था, और हम लोगों ने एक कोई प्रयोगशाला, दादू, शरद भैया, हम लोग या गौर साहब, हम लोग गए थे, मुझे याद नहीं वो कौन सी जगह थी, पर जिनके भी लैब जिनके भी लैब में हम लोग गए थे, तो वहां पे हम लोगों ने अलग अलग चीजें देखी थी। तो इस तरह से जो सूक्ष्म जीवाणु जो हवा में जो धूल मिट्टी होती है उसमें होते हैं, और यह सूक्ष्म जीवाणु हवा में धूल मिट्टी में नेचुरली होते हैं, यानी कोई यानी यह नेचुरली उपलब्ध होते हैं। पर यहाँ पे महत्व आता है हमें हमारे घर की स्वच्छता, हमारे लैब की स्वच्छता का। क्योंकि अगर हम लोग हमारा घर, हमारी लैब अगर डेली स्वच्छ ना रखे, तो इस तरह के सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या हमारे हवा में, जहां पे भी हम लोग रहते हैं, उस हवा में इस तरह के सूक्ष्म जीव, वह हवा की जो धूल मिट्टी है उसमें बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और 99%
यानी मैं जो कह रहा हूं 99.99 या उससे ज्यादा यह जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हवा में होते हैं वह हमारे शरीर के लिए घातक नहीं होते हैं, वह सब अच्छे होते हैं। पर अगर हम लोग किसी हॉस्पिटल चले जावे और उस हॉस्पिटल में अगर यह प्लेट हम लोग ओपन करें तो उस हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट्स है, कोई सीरियस पेशेंट्स है, तो वह जब ब्रीदिंग करते हैं, यानी जब वो सांस लेते हैं, कोई पेशेंट है जिसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है, तो उनके नाक से जो हवा छूटती है तो उसमें भी कुछ सूक्ष्म जीवाणु, जैसा हम लोगों ने कोरोना देखा है, मास्क क्यों पहनने को कहा गया, ग्लोव्स क्यों पहनने को कहा गया, या बहुत सी जो प्रिकॉशंस लेने को कही गई, उसका रीजन यह जो वायरस जैसे सूक्ष्मजीव होते हैं या और भी सूक्ष्मजीव होते हैं, यह हवा में से एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं। और इसीलिए हम लोग हर बार देखते हैं कि अगर घर में किसी एक बंदे को अगर सर्दी हुआ है तो पूरा घर आने वाले 8-10 दिनों में सर्दी से इन्फेक्शन सभी को होके जाता है। और इसी तरह से हवा में जो धूल मिट्टी होती है वह सूक्ष्मजीव को यहां से वहां लेके जाने के लिए मदद करते हैं। कुछ चीजें समझना थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा है कि हम लोग इन सब चीजों को बार बार समझेंगे, बार बार इसे चर्चा करेंगे। अभी यहां देखिए कि यानी मैं जब नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ज्वाइन किया तो ये जो प्लेट है, यह प्लेट किस तरह से धोना चाहिए, इसकी 6 महीना की प्रशिक्षण हुई। यानी यह पेट्री प्लेट होवे, यह स्लाइड होवे, या और भी जो चीजें लैब में हम लोग यूज करते हैं, उसको किस तरह से धोना चाहिए, उसकी 6 महीना ट्रेनिंग हुई। और मेरे जैसा बंदा, यानी मैं मेरे कुछ खुद के अनुभव यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैं जब ज्वाइन किया 2001 में, सितंबर 2001, तो 6 महीना तक बस यही काम मुझसे लैब में करवाया गया कि आपको जितने भी आपके सारे मित्र हैं, आपको उनके प्लेट्स है, उनके डिब्बे हैं, उनके फ्लास्क है, ये सब, या कांच की स्लाइड्स है, आपको सिर्फ वॉशिंग करना है, आपको दूसरों कुछ नहीं करना है। तो मुझे 6 महीना बाद ऐसा लगा कि अरे इससे आगे कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं लैब में, मेरा जो एक मित्र था, मैंने कहा यार कि 6 महीना हो गया, सिर्फ प्लेट ही धुलवाना चल रही है, सारी चीजें धुलवाना चल रही है, हम आगे कब बढ़े। तो मुझे उन्होंने और मेरे सर ने मुझे यह कहा कि पहले अगर हम लोग स्वच्छता सीखे तो हम माइक्रोबायोलॉजी सीख सकते हैं। और सच में यह जो माइक्रोबायोलॉजी है, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे हमें दिखते समय रंग दिखता है पीला। ये जो सूक्ष्म जीवों का रंग है, पीला है, क्रीम है, लाल है, सफेद है, या और भी अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीवाणु। जैसा इससे पहले वाली जो प्लेट हम लोगों ने इस ट्राइकोडर्मा की देखी तो यह ग्रीन कलर की है। और कुछ स्लाइड में पहले दिखाता हूं, यहां देखिए कि यह ट्राइकोडर्मा के अलग अलग रंग है। ट्राइकोडर्मा को आप जो खाना दोगे, ट्राइकोडर्मा उसका रंग बदलता है। यानी आप देखिए पीला कलर का ट्राइकोडर्मा है, ग्रीन कलर का है, सफेद कलर का है, थोड़ा सा
ब्लैकिश है, लेकिन वो डार्क ग्रीन है, यानी वो काला नहीं है, डार्क ग्रीन है। कहने का मेरा ये मतलब है कि आप अगर ट्राइकोडर्मा को अलग अलग मिट्टी में दोगे, अलग अलग मिट्टी का मतलब क्या है, जैसा आज हम लोग महाराष्ट्र में जो विदर्भ है वहां ब्लैक कॉटन सॉइल है, लेकिन हम लोगों के महाराष्ट्र में ही अगर आप पूना, सोलापुर इन जिलों में जाओगे तो वहां पे सैंडी सॉइल है, यानी काला मिट्टी का प्रमाण कम है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में ही अगर कोंकण एरिया में जाओगे जहां पे बहुत बारिश होती है तो वहां मिट्टी लाल होती है। तो ये मिट्टियों के जो कलर है, काला है, लाल है या सैंडी यानी सफेद भूरा कलर का जो मिट्टी है, यह मिट्टी नेचुरली किस वजह से होती है, इनके अलग अलग जो रंग होते हैं, ये रंग होने का रीजन होता है कि सालों साल, मान लो आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले उस मिट्टी में किस तरह का प्राकृतिक खाद दिया गया है, उस खाद के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि यह मिट्टी इस तरह से काला हुआ, लाल हुआ, या जो सैंडी सॉइल कुछ सफेद कलर का सॉइल हम लोग कहते हैं, या थोड़ा सा पीला कलर आता है। तो मिट्टी के जो रंग है वो रंग बदलने का रीजन भी जो ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर यानी अगर जो किसान भाई अपने खेतों में गौ माता के गोबर का अगर उपयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बनते जाएगी। पर यह जो बेसिक जो रंग मैंने बताया मिट्टी के, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और सफेद मिट्टी, तो यह तो यानी हजारों लाखों सालों से वह मिट्टी बनी हुई है, एक दिन में वो कलर नहीं आता है। पर अब यह जो मिट्टी है, इस मिट्टी में अगर हम लोग प्राकृतिक खाद डाले तो वह मिट्टी यह सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ने के लिए मदद करती है। और मैंने इससे पहले भी जो कहा है, हमारी हवा है, हमारी मिट्टी है, हमारा पानी है, उसमें 99.99% सूक्ष्मजीव सारे अच्छे ही होते हैं। अभी हम लोगों ने आज की चर्चा में देखे 30 लोग हैं तो 29 लोग अच्छे ही है, एक बुराई हर जगह पे होती है। और महाभारत देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, अच्छे लोग, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन बुराई का जो प्रमाण है आज भी 2 से 3% से बढ़ा हुआ नहीं है। और उसी तरह अच्छे सूक्ष्मजीव मिट्टी में, हवा में, पानी में, यह 99.99% आज भी अच्छे वाले ही है, और उसीलिए हम लोग अच्छे से जी पा रहे हैं। तो यह जो सूक्ष्म जीव है, आप उनको क्या खाने को दोगे उस तरह का उनका कलर बनेगा। अब इसी का एग्जांपल और एक अलग देना चाहता हूं मैं। आप अगर कोई अफ्रीकन आदमी को, यूरोपियन आदमी को, जापानीज आदमी को, चाइनीज आदमी को या इंडियन आदमी को सामने खड़ा कर दो तो उनके जो कलर है उन कलर के बेसिस पे हम लोग पहचान सकते हैं। और यह क्यों होता है? तो जिस वातावरण में वो डेवलप होते हैं, जिस तरह का खाना वो खाते हैं, जिस तरह का पानी वो पीते हैं, जिस तरह की उनकी आदतें होती है, इन सब चीजों का असर जिस तरह हमारे शरीर प्रकृति पे होता है, उसी तरह का असर इन सूक्ष्म जीवों का होता है। और आज की कक्षा में
मैं आने वाले 2-3 मिनट चर्चा करके मैं मेरा विषय खत्म करूंगा। कहने का मतलब कि यह जो सूक्ष्मजीव है, जैसा मैंने ट्राइकोडर्मा जो भी सीखा है, तो प्रोफेसर इलान चेट करके एक साइंटिस्ट है इंडिया में, अगर नाम लेवे, जैसा मेरे खुद के जो गुरु है आदरणीय देशपांडे साहब है, या मेरे अमरावती के जो टीचर थे वाडेगांवकर सर है, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट है जिन लोगों ने इन विषयों में 40 साल, 50 साल, 60 साल काम किया है। और प्रोफेसर इलान चेट जैसे, अगर हम लोग गूगल पे अगर डाले प्रोफेसर इलान चेट, तो आज प्रोफेसर इलान चेट की जो उम्र है वो 80 प्लस होगी। प्रोफेसर डेविड लॉयड है, प्रोफेसर रुइज हरेरा अभी नहीं रहे, लेकिन प्रोफेसर रुइज हरेरा उम्र के 84 साल तक मेक्सिको जैसे देश में काम करते रहे। प्रोफेसर डेविड लॉयड है जो अभी इंग्लैंड में काम करते हैं। प्रोफेसर इलान चेट है, या यह जो भी सारे जो साइंटिस्ट लोगों के मैंने नाम लिए हैं, अपने इंडिया में भी बहुत से अच्छे अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं। इन लोगों का जो मैंने सुना है, इनका कहना आता है कि हम लोगों को 50 साल 60 साल काम करने के बाद में भी माइक्रोबायोलॉजी 1% भी समझ में नहीं आती है। तो यह जो साइंस है वह कितना गहरा है, यह हम सभी को समझना चाहिए। और पिछले सप्ताह में दादू से कुछ बातें, स्पष्ट बातें की, शरद भैया से भी मैंने कुछ बातें स्पष्ट रीति से रखी कि इस माइक्रोबायोलॉजी को आसानी से ना लिया जावे, क्योंकि एक विषय हम, जैसा व्हाट्सएप पे मेरे सामने आया था कि पूरी खेत हरी हो गई, पूरी खेत हरी हो गई, इसका मतलब वो ट्राइकोडर्मा से नहीं हुई है, वहां अलगी है, वह ट्राइकोडर्मा नहीं है। तो हमें अगर कुछ चीज पूरी तरह से पता नहीं है, तो हमें यह कोई सूक्ष्मजीव है यह बोल के खत्म करना चाहिए। और इसका जो बेसिक साइंस है, यह साइंस यानी यहाँ जो सामने जो अभी हमें चित्र में जो प्लेट्स दिखती है उसके अलग अलग रंग दिखते हैं, तो इसका बहुत बड़ा साइंस है। और जैसे मैंने कहा है कि जिन लोगों के भी मैंने अभी नाम लिए, मेरा भाग्य था मैं इन लोगों के साथ में काम कर पाया। और कुछ समय जर्मनी था, कुछ समय स्पेन था, और इन लोगों जैसा मेक्सिकन साइंटिस्ट आते थे, ऑस्ट्रेलिया से साइंटिस्ट आते थे, एनसीएल में एक एक महीना रहते थे, तो उनके संपर्क में रहने के वजह से ये सारी चीजें सीखने को मिली है। लेकिन मैंने जो कहा कि अगर वो 60 साल का काम करने के बाद में कहते हैं कि मुझे 1% भी नहीं समझा है, तो फिर मेरा क्या। और जो माइक्रोबायोलॉजी सीखना चाहते हैं, नई तरह से सीखना चाहते हैं, तो उनका क्या। यानी जो 60 साल काम किए, या मैं काम कर रहा हूं, या मेरे जैसा बहुत से लोग काम कर रहे हैं, और जो नई तरह से यह जो तकनीक है हमें किसान भाइयों को सिखाना इसलिए जरूरी है कि जब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, यानी जो मैंने तुलाराम जी से, दादू से या शरद भैया से जो सवाल किए कि 10⁸8, 10⁸9 यह कैसे आता है, यह भी पता नहीं होता है। और बातें बड़ी बड़ी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को गहराई से लिया जाए। यह जो सूक्ष्म जीवाणुओं का जो विश्व है, यह जो माइक्रोबायोलॉजी है, हर जगह आप कहीं पे भी जाओगे आपको सूक्ष्म जीवाणु मिलेंगे। इसी तरह
आने वाले समय में हम बहुत सी चीजें सीखेंगे। यह कुछ चीजें हैं, यह हर स्लाइड अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए, यानी मैं यह जो सामने जो चित्र है दादू क्या लिखा है चित्र पे? शरद भैया आवाज आ रही है मेरी? ग्रोथ जी ऑफ सर, आ रही है। मेटाबॉलिज्म ऑन मेटाराइज्म, इंसेक्ट। ग्रोथ ऑफ मेटाराइज्म ऑन इंसेक्ट। यस। तो यह जो चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हो कि मैंने सबसे शुरुआत में यहाँ आपको यह ट्राइकोडर्मा माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है, तो यह राउंड है, और यहाँ पे मेटाराइजियम अगर आप देखो, जहां पे लाल कलर का जो बाण रखा है, लाल कलर का बाण, तो आप देखिए चावल जैसा मेटाराइजियम दिखता है। और यह मेटाराइजियम आप देखिए धागा धागा दिखता है, और वो कीड़े के अंदर जर्म ट्यूब बन के, माइसेलियम बन के वो कीड़े के अंदर जाता है, और इस तरह से हर कीड़ा मरता है। और मेटाराइजियम इस तरह से कीड़े के जो इल्लिया होती है, जैसा शरद भैया ने कहा था, हजारों इल्लिया उन्होंने देखी है खेतों में, इस तरह की हरी नीली हुई। तो यह जो एक छोटा सा जो स्लाइड है, यह काम करने के लिए हम लोगों का जो ग्रुप था पूना में नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में, 4 स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे थे, सिर्फ कि वह मेटाराइजियम छिड़काव करने के बाद में इल्ली के शरीर पर माइसेलियम कैसे बनाता है, वह माइसेलियम कीड़े के अंदर कैसे जाता है, और वह अंदर जाने के बाद इस तरह से हरी नीली इल्लियां कैसे मिलती है। तो यह छोटा सा जो काम है, वह काम करने के लिए 4 बंदे 5 साल, 6 साल, 7 साल तक पीएचडी करते रहते हैं। तो यह जो चीजें है एक दिन 2 दिन में नहीं होगी, हमें निरंतर यह सीखना पड़ेगा। और मुझे यह कहना है कि यह जो हम लोग की किसानों की प्रयोगशाला शुरू करने का एक रीजन होता है कि हमें आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, एटलीस्ट उन्हें हम शुरुआती दौर से हम उन बच्चों को सिखा सकते हैं, और उनके आने वाले समय में वह अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की कक्षा में यही रोकता हूँ, और आने वाली कक्षा में हम लोग सविस्तर और भी चीजें समझने का कोशिश करेंगे। जी ओम, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत सूक्ष्म जानकारी हम लोगों को। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, अपने अपने हैंड रेस करें जिन्हें भी अपने क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चन इसी से संबंधित हो में। हाँ तुलीराम जी, आप आइए। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। वो बाजार से हम जो लेते थे अभी तक, तो उसमें 1 साल की डेट लिखी रहती थी, और उसमें तो ढक्कन टाइट रहता था, तो वो जीवाणुओं को भोजन कैसे मिलता है 1 साल तक, हवा और भोजन, कृपया बताएं। अभी एक चीज, जैसा हम लोग अचार डालते हैं घर में, जैसा हरी मिर्च का अचार होता है, आम का अचार होता है, तो जैसा मैंने कहा कि 1 ग्राम अगर सूक्ष्म जीव है तो उसमें 100 करोड़ तक संख्या होती है। और जैसा अचार की मिर्ची वाला जो अचार होता है, तो वह मिर्ची, यानी उसका अगर हम लोग साइंटिफिक बात करें, तो जो मिर्च होती है वह अलग अलग चीजों से बनी होती है, और मेनली इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो अब आप इसको आपकी जो खाने की थाली होती है उसके कोरिलेट कीजिए। गेहूं की रोटी है, दाल है, चावल है, तो गेहूं की रोटी यानी कार्बोहाइड्रेट है,
दाल है यानी प्रोटीन है, और उस दाल में हम लोग थोड़ा सा घी डालते हैं तो वह लिपिड है यानी फैट्स है। या दाल जब हम लोग छोकते हैं तो उसमें हम लोग तेल यूज करते हैं जिसमें फैट्स या लिपिड्स होते हैं। और उसी थाली में हमारे यहाँ हम लोग ककड़ी या टोमेटो, तो इनमें से हमें अलग अलग तरह के विटामिन मिलते हैं। और उस जो टमाटर है उसका जो पानी होता है, ककड़ी है जिसका जो पानी होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं। तो जिस तरह के खाद्य हमें मिलते हैं वह सारे खाद्य उस मिर्ची में होते हैं। उसी तरह ट्राइकोडर्मा का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मुलेशन बना जाता है जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स ये सब डाला जाता है और उसके बेसिस पे वह जीवित रहता है। लेकिन जैसा आपने कहा है कि ढक्कन लगा के रखा है, तो एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूं। आपके खेत में जो भी इल्ली आती है, जैसा अभी शरद भैया के यहाँ पे मक्का है, तो फाल आर्मीवर्म यानी जो स्पोडोप्टेरा कहा जाता है वह इल्ली हमें मक्के की खेती में देखने को मिलती है। तो शुरुआती दौर में जब हम 2001 में वह इल्ली के ऊपर मेटाराइजियम डालते थे और उसको कपूर की डब्बी में बंद करके रखते थे। मैंने शरद भैया को कहा था और शरद भैया ने बहुत अच्छे से वह प्रयोग उनके खेतों में किए भी, कि जो हरी नीली इल्ली है वो इल्ली आप लेवे कपूर के डब्बे में डाल के आप फ्रिज में रख दो, ऐसा मैंने उनको कहा था। और जी सर। और वह जो इल्ली है वह इल्ली भी एक खाना है सूक्ष्म जीवों का। जैसा मैंने अपने खाने की थाली एक्सप्लेन किया, उसी तरह वह इल्ली भी मेटाराइजियम का खाना है, यानी उस इल्ली में मेटाराइजियम को सारी चीजें मिल जाती है। और वह इल्ली जब मैं कपूर के डब्बी में रखा, एक डब्बी में मैंने मेटाराइजियम का ट्रीटमेंट किया और दूसरा डब्बी में मैंने उसको सिर्फ पानी का ट्रीटमेंट दिया। तो दूसरी जो पानी वाली डिब्बी थी उसमें वह इल्ली मल्टीप्लाई होना शुरू हुई और वह इल्ली बढ़ते बढ़ते बड़ी होती है और उसी इल्लियों से हमें आगे बहुत सी इल्लियां मिलती है। लेकिन मैं ये सोचता था कि अरे कपूर की छोटी सी एक डिब्बी में जिसमें हवा नहीं है उसमें यह इल्ली कैसे जिंदा रह पाती है। तो जिस तरह से हम छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में पूरा कमरा बंद करके भी रात भर रखे तो हम लोग जी लेते हैं, क्योंकि हवा कहीं से दरवाजे से नीचे से हमारे नाक तक आती है जिससे हम लोग जीवित रह पाते हैं। तो उसी तरह यह सूक्ष्मजीव उस बंद डिब्बी में, बंद बोतल में, बंद पैकेट में जीवित रहती है। लेकिन यस, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सूक्ष्म जीव है, वह जीवित है और वह जीवित होने की वजह से उसको एक लिमिट है कि कब तक जीवित रहना है। तो उसमें जब तक खाद है तब तक वह जीवित है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी लिक्विड होवे तो 6 महीना से लेके तो साल 2 साल तक वह जीवित रह सकते हैं। लेकिन मैंने जो शुरुआती दौर में जो जर्म ट्यूब या जीवित कौन सा है और मृत कौन सा है जो बताया, वह माइक्रोस्कोप में देख के हम लोग कह सकते हैं। पर यह है कि अगर उसमें खाना है तो वह जीवित है, लेकिन खाना खत्म हो गया तो वह जीवित भी नहीं रहता है। लेकिन अभी और एक चीज इसमें बताना चाहता हूं कि मान लो हमने तुअर की दाल सुबह में बनाई और वह एक डिब्बे में बंद करके रख दिए, तो दूसरे दिन वह तुअर की दाल तो दाल है लेकिन दाल में बदबू आना शुरू होती है। अगर समर यानी दुबकाला होवे तो वह दाल खराब हो जाती है, हम लोग कहते हैं। तो अगर उसी डिब्बे को 4 दिन 6 दिन रखे तो उसकी जो सुगंध है, जैसा जो बांस आती है, वो बांस भी हम लोग ले नहीं पाते। उसका रीजन यह है कि सूक्ष्म जीवाणु उसमें बड़े हैं। तो
प्राकृतिक है, हर किसी का एक समय ठहरा हुआ है, सूक्ष्मजीव कितना दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग आने वाले समय में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जैसा जो रोटी हम लोग घर में बनाते हैं, तवे की रोटी थाली में, थाली की पेट में, लेकिन आज की तवे की रोटी जाती है टिफिन में और टिफिन जाता है ऑफिस में, और ऑफिस में हम लोग दोपहर में 4-6 घंटे के बाद में वह रोटी खाते हैं। जो तवा की रोटी थाली में और थाली की पेट में, उनका शरीर देख लीजिए, उनके आपके गांव में एग्जाम्पल देख लीजिए। और जो सुबह की रोटी टिफिन में, टिफिन की दोपहर में, और दोपहर की फिर कभी कभी शाम में, हम लोग काम की व्यस्तता से सुबह का बनाया हुआ टिफिन भी रात में खाते हैं। तो उन लोगों की प्रकृति, और जो लोग तवे की रोटी थाली में लेके पेट में डालते हैं, उनकी प्रकृति, हम लोग अपने गांव में ही आप लोग देख लीजिए, आपके मित्र आसपास वाले, हमें समझ में आता है कि इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि जब तवे से रोटी थाली में आती है तो वह हवा के माध्यम से ही आती है, और उस हवा के जो सूक्ष्म जीव है वह उस रोटी में उसी समय से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। और वही रोटी अगर हम लोग दोपहर में या रात में खाने की आदत पड़ जावे, तो आप सोच सकते हो कि उस रोटी में कितने सूक्ष्म जीवाणु 4 या 6 घंटे या 10 घंटे में बढ़ चुके हैं। तो यह साइंस है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई जीव है जिसको हम लोग यूज कर रहे, खेती में यूज कर रहे, तो वह फ्रेश किया जाए। और फार्म लैब करने के पीछे का जो साइंस है, वह साइंस भी यही था कि आज बनाए, सप्ताह भर में, 10 दिन में, महीना भर में, 2 महीना में यूज कर लो। लेकिन जैसा हम लोग कुछ स्लरी बनाते हैं, किसी किसान भाई का स्लरी बना के छूट जाता है, पड़ा रहता है डिब्बा, और मैं खुद कहता हूं कि आप 6 महीना बाद में या साल भर बाद वो स्लरी यूज कर सकते हो, लेकिन वह आप मिट्टी में से दीजिए, ड्रिप में से दीजिए, फ्लड इरिगेशन से दीजिए। उसका रीजन यह होता है कि वह प्राकृतिक है, वह मिट्टी को सुधारने का काम कर सकती है, वह वेस्ट नहीं होता है। जी ओम। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा सर जी। अब मैं ओमकार भैया को बुलाता हूँ कि ओमकार भैया हमें और अपने इससे संबंधित क्वेश्चन रखिए। जी, सभी को नमस्कार। सर ओंकार नाथ, पतंजलि किसान समिति पलामू झारखंड से हूँ। और सर आप सबका दर्शन लाभ इटारसी मिल चुका है, और दूसरा चीज है कि हम फार्मूला भी बनाना चाहते हैं। मेरा प्रश्न है कि मेरा केला की खेती है, और ठंड के दिन में वो पूरा का पूरा प्लॉट सूख जाता है। तो यूट्यूब आदि से देखने के बाद पता चला, जानकारी मिला कि इसमें पनामा बिल्ड का बैड फंगस लग गया है, जिसके चलते ये बीमारी हो रहा है। तो सर ये बताएं कि क्या किस तरह का फंगस है और इसका कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ बैड फंगस इसमें है पनामा बिल्ट आदि, तो उसका कैसे जांच कर सकते हैं, थोड़ा पूर्ण समाधान बताने की कृपा करें। नॉर्मली जैसा केला होवे या कोई भी क्रॉप होवे, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हमें दिखते हैं और प्लॉट सूखा हो जाता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो पानी हम लोग आज खेतों में दे रहे, उस पानी में सॉल्ट का लेवल बढ़ चुका है। आप कहीं का भी पानी आप चेक कर लीजिए, जो TDS है, टोटल डिजॉल्व्ड सोल्यूट, इसका जो मात्रा है, हम लोग जो बारिश का पानी हमें प्रकृति देती है उसमें TDS 0 होना चाहिए। और आज बारिश का कुछ जगह का पानी भी TDS 20 ppm तक आता है। हम लोग जो बिस्लरी का पानी पीते हैं उसमें TDS हम लोग 100 ppm से कम रखते हैं। आप डायरेक्टली कोई भी कुएं का पानी लीजिए, ट्यूबवेल का पानी लीजिए, एक एवरेज बात कर रहा हूं मैं, एवरेज TDS 500 से 700 के बीच में चला गया है। यानी आप सोचिए कि प्रकृति ने हमें 0 TDS का पानी दिया है, आज भी प्रकृति दे रही है, आज भी प्रकृति हमें दे रही है, लेकिन कुछ जगहों पे वह TDS
बारिश के पानी का टीडीएस भी 20 हो चुका है। तो यह अलार्म है, हम सभी लोगों के लिए यह अलार्म है कि अगर बारिश का पानी हमें 0 टीडीएस का मिला है, तो आज कुएं का पानी या बोर का पानी 500 से 700 टीडीएस कैसे हुआ है? तो यह हम लोगों ने सब चीजें दूषित की है। और 2009 से 2018 जिस एरिया में पूना में मैं काम करता था, उस एरिया का टीडीएस 2500 हो चुका है। उस एरिया का टीडीएस 2500 हुआ है। यानी सोचिए जिस बारिश का पानी प्रकृति हमें 0 टीडीएस का देती है, उसी पानी को हम लोगों ने आज 2500 टीडीएस तक लेके हम जा चुके हैं। इसका मतलब इस धरती पे सबसे होशियार प्राणी जो मनुष्य है, उसकी होशियारी की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमें सभी को समझना जरूरी है। और जो हमें प्रकृति ने जो दिया है, जो हमें जल मिलता है, जो मिट्टी मिलती है, और उसी वजह से अगर जल और मिट्टी अच्छी होवे तो हवा अच्छी होगी। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी तो ही हवा अच्छी होने वाली है। तो हमें सोचना है कि आने वाले समय में, आज शरद भैया या और भी बहुत से किसान भाई है कि भाग्य से बहुत बड़ा एम्पायर मिला है, जाते समय वो एम्पायर आने वाली पीढ़ी को अच्छे से देके जाना है या उसको बिगाड़ करके जाना है, यह हमें हर किसी को सोचना जरूरी है। क्योंकि हम तो चले जाएंगे, और हम लोगों ने, जैसा आज मुझे ईर्ष्या होती है दादू जैसे लोगों को देखता हूं कि आज दादू की उम्र 70 से ज्यादा है, पर आज भी दादू मुझसे अच्छा योग कर सकते हैं, क्योंकि दादू ने मुझे योग सिखाया। पूना में दादू ने मुझे योग सिखाया। तो 70 साल की उम्र के बाद में भी अगर दादू जैसे व्यक्ति अच्छे से जिंदगी जी रहे, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, वह पीढ़ी कम से कम 60 साल तो जीवे। मैं 70-80 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 50-60 की बात कर रहा हूं। आने वाला समय 50 साल भी जीना बहुत मुश्किल होगा। सब चीजें पैसे के लिए चल रही है। हमें, आप कुछ भी करिए, लेकिन मिट्टी खराब ना हो, पानी खराब ना होए और हवा खराब ना हो, तो आने वाली पीढ़ी हमें अच्छे से कहेगी। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि शरद भैया तो सब छोड़ के जाना ही है, पर आने वाली हमारी पीढ़ी हमें नाम रखेगी, अच्छा नहीं बोलेगी। जी ओम। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं अब पवन सर जी को आमंत्रित करता हूं, फिर उसके बाद बहुत सारे हैंड रेज हैं, फिर उन्हें जी धन्यवाद शरद जी, और आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर चौहान का बहुत धन्यवाद। आज की वार्ता बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी बातें हमने सुनी, हमने समझ में आया कि कैसे ये सूक्ष्म जीवाणु काम कर रहे हैं, और इनके बारे में हमारी समझ अभी भी इतनी कम है कि हम अभी लगभग 1% ही जीवाणुओं को अभी तक के समझ बन पाई है, और ना ही बाकी के बारे में समझ नहीं है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि एक जीवाणु दूसरे जीवाणु के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्या बातचीत होती है, क्या सिग्नल देते हैं, क्या आदान प्रदान करते हैं, इसके बारे में तो शायद और भी जानकारी नहीं है। अभी तो एक एक को ही पकड़ के समझने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये था कि 99% जो है जीवाणु अच्छे होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और वो अच्छे के लिए करते हैं। ऐसा बाकी हमारे भी जीवन में ऐसा ही होता है कि 1% एक मछली तालाब को गंदा करती है। तो इसके लिए हमें व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है कि हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें और अपने कार्यों को ठीक करें, और उसके लिए व्यवस्था इस तरह से भी
बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कोई भी शेयर नहीं कर पाए और स्क्रीन शेयर नहीं कर पाए, और एडमिट ज़रूर करें। इसलिए हमारे पास जो लोग पंजीकृत होते हैं, जो लोग कोई भी इस मीटिंग में वैसे ही घुसे नहीं, इसके लिए हमारे जो एडमिन पैनल है उन सबकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस तरह से इस व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाते हुए पहला अपने को हम करें, और बाकी दूसरा जो है, जो आज हुई थी उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल करके जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वहां पर भी जाके उसको रिपोर्ट करेंगे। तो ऐसा करके हम अपने चीजों को डिफेंसिव भी और ऑफेंसिव भी ऐसे हम काम कर सकते हैं। दोनों तरह से हमें काम करने की जरूरत है। लेकिन आज का जो विषय है उस चीज को ध्यान केंद्रित करते हुए हम इस तरह की जो अब व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, अब ये भी समय आ गया है, शायद डॉक्टर चौहान भी इस चीज पर हमें विचार करना चाहिए कि हमारे कौन कौन से साथी इस चीज में अब आगे। आपके व्याख्यान सुन के लगभग 1-1.5 महीने हमारा हो गया है, तो आपके व्याख्यान सुन के कितने लोग उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, जो आवश्यक सामग्री है उसको खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, अपना घर का जो स्थान है जो जो बनाना चाहते हैं, क्या वो चिन्हित हो गया है? अगर हो गया है तो उसकी कृपया शेयर करें, उसके वीडियो फोटो डालें। और जो व्यवस्थाएं हैं, मुझे लगता है डॉक्टर चौहान आने वाले कुछ एक सेशंस में इस तरह की एक समीक्षा जरूर हमें कर लेनी चाहिए, जिसमें सब लोग अपना अपना वीडियो दिखाएं, फोटो दिखाएं और ये बताएं कि अब हमने ऐसा कर लिया है, जिससे एक कंसोलिडेट हम कर सकें अभी तक की हमारी जो सीख हुई है, क्योंकि ये सीख बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सीख करते हुए तो बहुत सारे लोग पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर चुके हैं, 50-60 साल जीवन के लगा चुके हैं। तो ये इतना काम ऐसा है, इतना महत्वपूर्ण है, इतना और कठिन भी है। तो लेकिन अगर हमने मन में ठान लिया तो ये सारे काम जो हैं ये आसानी से संपन्न हो जाएंगे, अगर हम छोटे छोटे कदम उठा करके इस तरफ काम बढ़ेंगे। तो ऐसा आने वाले दिनों पर हम समीक्षा करें। और इस याली जो आज की रिकॉर्डिंग्स हैं, इसको भी मेरा अनुरोध रहेगा कि इसको सब लोग देखें, बार बार देखें, क्योंकि जो चीज़ें बताई गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने भी इसमें से कुछ चीज़ें आज पहली बार जब सुनी है और पहली बार समझने का प्रयास किया है, तो हम ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया को इसी प्रकार से योगाहार कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हुए इस चीज़ में अपना योगदान करेंगे और इस चीज़ को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर चौहान के जो जितने भी अब वीडियोस हो गए हैं कई सारे, उनकी एक अलग से भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिससे कि कोई कभी भी डेट वाइज देखना चाहे तो आसानी से जो चैनल है उसमें एक अलग से भी उसको देख लें, और उसके आधार पर भी वापस जा करके उस वीडियोस को आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। तो आज की कार्रवाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया तरीके से आज हुआ है। और मैं अब मंच वापस सौंपता हूँ वापस शरद जी को अपनी बात कहने के लिए। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छा मार्गदर्शन हम लोगों को। और अब मैं सुशील गौर साहब को काफी देर से हैंड रेज है, उन्हें बुलाता हूँ कि सादर आमंत्रित। सभी को ओम। मेरा चौहान जी से सर, मैं अभी मिर्च और टमाटर और भी कुछ वेजिटेबल लगा रहा हूँ लगभग 15 सितंबर से, तो उसमें प्राथमिक तरीके से करना चाहिए। नॉर्मली जैसा हमें कोई भी क्रॉप हो, जैसा जो भी क्रॉप के नाम आपने मिर्च वगैरह लिए, टमाटर है, तो यह फंगल इन्फेक्शंस प्रोन होते हैं, बहुत सी बीमारियां या उसके बाद में फिर इल्ली पड़ना, यह चीज़ें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सारे किसान भाई जो नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, उस नाइट्रोजन का यूज़ हम कैसे कम करें, और 90% नाइट्रोजन का यूज़ कम किया जा सकता है। वह कन्फर्मेशन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि केमिकल नाइट्रोजन हम लोग 90% कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे 10%, 20% ऐसा कम करते करते आने वाले 7-8 सालों में हम लोग 90% केमिकल नाइट्रोजन
कम कर सकते हैं। पहला तो सभी किसान भाइयों को वह नाइट्रोजन कम करना सीखना चाहिए। जब नाइट्रोजन कम हो जाएगी तो बीमारियां वैसे ही कम हो जाती है। और दूसरी चीज, हमें जितना भी गोबर खाद, केचुआ खाद या प्राकृतिक खाद हम लोग हमारे प्लॉट में दे सकते हैं वह देने की कोशिश की जाए। और जिन भी किसान भाइयों के यहाँ, जैसा आप टमाटर की बात कर रहे हो, तो मोस्टली कुछ किसान भाई टमाटर ड्रिप इरिगेशन पे करते हैं। तो सर मैं भी ड्रिप और मल्चिंग पे करता हूँ। तो ड्रिप अगर आपके पास है, मल्चिंग है, तो आप बीच वाली जो 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, उन पे एक कॉक बैठाइए। उस कॉक के माध्यम से पूरे प्लॉट को अगर 10 बार इरिगेशन जाता है या 8 बार इरिगेशन जाता है पूरा महीना में, तो वह जो 3 लाइन है या 2 लाइन है, उन 2 लाइन या 3 लाइन को आप 8 में से सिर्फ 4 बार ही केमिकल फर्टिलाइजर दीजिए। और आप ही खुद कंपेयर कीजिए कि मैंने बाकी लाइन को 8 बार खाद दिया और इसको मैंने 4 बार दिया, आपको डिफरेंस जरूर मिलेगा। मैं यह चीज क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको एक अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूं। आप खाद कितना भी देवे, आप खाद कितना भी दोगे, तो टमाटर जो है, टमाटर का जो साइज है, वह आपकी जो वैरायटी है टोमेटो की जो आपने लगाई है, तो साइज में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज में डिफरेंस मिलेगा। जो टमाटर का पानी बनता है, हम लोग टोमेटो काटते हैं, जो पानी टोमेटो में आता है, जो बीज टोमेटो में आते हैं, तो जो खाद हम देंगे उसके बेसिस पे वो टमाटर बनता है। पर अगर कुछ माताएं ऐसी होती है, उनको खाने पीने को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा मिलता है, कुछ माताएं होती है उन्हें अच्छे से नहीं मिलता है। लेकिन बच्चा पैदा होते समय 2.5 किलो से 3 किलो या 2 किलो से 3 किलो के बीच में ही बच्चा पैदा होता है। और उसी तरह से हर क्रॉप की फ्रूट है या हर क्रॉप का जो भी पर्टिकुलर पार्ट है, यानी लीफ है, जैसा हम लोग मेथी का पत्ता ही खाते हैं, तो वह जो चीज है वह डिसाइडेड होता है कि वह इतने ग्राम का ही पत्ता आएगा, इतने ग्राम का ही फल आएगा। जो खाद हम लोग दे रहे, वो खाद देने का बेसिक रीजन होता है कि उसमें न्यूट्रिशंस कितने आवे और जो साइज बढ़ता है। जैसा अभी हम लोग अंगूर में शुरुआती, यानी आज के 20 साल 25 साल या 30 साल पहले जिब्रेलिक एसिड नाम का हार्मोन यूज करना शुरू किया। लेकिन अंगूर वाले ने जिब्रेलिक एसिड यूज किया, तो आज मैं चने की खेती में हमारे यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड यूज करने वाले किसान भाई देखता हूँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी खेत में हम लोग अलग अलग खाद डाल रहे हैं, जो भी चीज डालना है, 1 साल उस चीज का ट्रायल कीजिए, 2 लाइन पे 4 लाइन पे ट्रायल कीजिए। पिछले 10 सालों से जैसी खेती चल रही है वैसी ही खेती करो, लेकिन नया कोई भी चीज लाओगे तो 2 लाइन में करो, 4 लाइन में करो, पूरे प्लॉट में ना करे। और वो उस प्रोडक्ट का ट्रायल होने के बाद में हमें समझ में आता है कि यह प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। और सबसे अच्छा कोई भी प्रोडक्ट का ट्रायल टेस्टिंग यही होता है कि मेरे मिट्टी में, मेरे पानी में, मेरे खेत में उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। बाजू वाले के खेत का भी मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे खेत में यह प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है, मेरे मिट्टी में, मेरे हवा में, मेरे पानी में यह रिजल्ट मिल रहा है। तो उसी तरह से हम लोग हर प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें और आगे बढ़े। और प्राकृतिक चीजें दे सकते हो, जैसा स्लरी का हमने बात किया था, वह स्लरी आप रेगुलर दीजिए। जैसा हम खाना अच्छे से खाएंगे, यानी मैंने कहा है कि तवे की रोटी थाली में ले लो तो वह रोटी अच्छी है। वही तवे की रोटी अगर टिफिन में जाएगी और शाम में खाई जाएगी तो उसके बाद में बीमारी अपने पीछे लगेगी। जी ओम।
बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। अब सोनी जी का काफी देर से हैंड रेज है। सोनी जी आप भी अपने संक्षिप्त क्वेश्चन करिए, समय 8 होने वाला है जी। सोनी जी, अगर आवाज जा रही हो सोनी जी को। शायद वो कहीं चले गए हैं। अब मैं मुन्नीलाल सर जी को बुलाता हूँ कि वो आवे और आज के कार्यक्रम के विषय में आदरणीय राकेश गौर जी का हैंड रीच है शरद भैया, राकेश गौर साहब। राकेश गौर साहब, गौर साहब आवे हो गया सर। हाँ, ओम जी, ओम ओम जी सर सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अपन को भी बैक्टीरिया को तैयार करते हैं, ट्राइकोडर्मा या अपन सुडोमोनास या बवेरिया बेसियाना जो भी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कुछ समय बाद मतलब ज़्यादा समय के बाद में उसमें जीव बन जाते हैं अपने, जो सफ़ेद प्रकार के लार्वा बोलेंगे इसको, तो वो बनते हैं। तो इससे मतलब अपन क्या माने इसको, ऐसा बताते हैं कि कोई भी चीज़ सड़ती है उसमें तभी जीव बनता है, मतलब वो सड़ने का मतलब ये है कि खत्म होने की कगार पर रहती है, तो उसको या जो अपन बना रहे हैं बैक्टीरिया वो क्या खत्म होने की कगार पर रहता है, उसका ये संकेत रहता है क्या, ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था आपसे। हम लोग जो सप्तधान नवधान आटा जो यूज करते हैं स्लरी में, तो उस स्लरी में जो सप्तधान आटा होता है उस आटे में इल्लियों के अंडे रहते हैं, और जब वो फर्मेंट होता है लिक्विड तो उसमें इल्लियां तैयार होती है। हम लोग देखते हैं कि ड्रम में ऊपर इल्लियां बन जाती है। हाँ। तो यह प्रकृति होती है कि वह इल्ली वहां डेवलप कर देती है, और जिस तरह के केचुआ खाद काम करता है उसी तरह यह इल्ली भी काम करती है। और जो फॉर्मूला हम लोगों ने दिया है, जो भी फॉर्मूला हम लोग सब लोग यूज कर रहे हैं कि आटा कितना होना चाहिए, गुड़ कितना होना चाहिए, आटे में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें उसी वजह से दी है कि गेहूं कितना होना चाहिए, ज्वार कितना होना चाहिए। और उसका पिछले 15 सालों से ट्रायल हुआ है, तो उसमें से जो भी इल्ली बन रही है वह केचुआ खाद की तरह काम करती है। लेकिन अगर आप उसमें कोई चीज अलग डालोगे तो वह अलग तरह का इल्ली भी डेवलप कर सकता है। पर नॉर्मली यह सारी इल्लियां बहुत अच्छे से केचुआ खाद के जैसा काम करती है। आपको वह सब इल्लियां निकालकर गोबर खाद में डालना है, और फिर उसको भी आप उस गोबर खाद को खेतों में यूज कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो भी स्लरी बनता है इसका डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि पूरी चीजें अगर एक्सप्लेन करना है तो अभी समय नहीं है। यही मेरा कहना है कि उसमें जो इल्लियां होती है, जो लार्वा उसमें डेवलप होता है, वह केचुआ खाद जैसा काम करता है, लेकिन जो आटा जो प्रमाण दिया है उस प्रमाण में लेंगे तो जी। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छी जानकारी। मनीष सोनी जी का कोई क्वेश्चन हो मनीष भैया का तो आप। गणेश प्रसाद गौर जी का ले लीजिए पहले, गणेश प्रसाद गौर। अच्छा गणेश भैया आप आमे। गणेश गौर साहब। मनीष सोनी जी। चलिए शायद वो लेफ्ट हो गए हैं, तो अब मैं मुन्नीलाल सर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। रंजू सोनी है सर। उनका पहले ले लिया था जी, नाम वो आए नहीं। रंजू सोनी के नाम से कोई हैंड रीच कर रहा है, वो नहीं आ रहे सर उनको। जी सर मैं बोल रही हूँ सर, रंजू सोनी। जी बोलिए बोलिए। हेलो जी सर, नमस्ते सर।
जी, मैं बालाघाट जिले से बोल रही थी सर। और सर ने बताए थे कि वो जो जीव के बारे में बताए थे कि जैसे कोई भी इसमें सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं और जो जैसे बंद कमरे में भी जीव होते हैं, रोटी में भी सूक्ष्म जीव होते हैं, वैसे हम जब जीवामृत दवाई बनाते हैं सर, तो उसमें मतलब बोलते हैं कि 7 दिन में अगर नहीं स्प्रे नहीं करेंगे खेत में तो जीवाणु नष्ट होते हैं। तो क्या हम उसको ज्यादा दिन तक के रख पाते हैं क्या सर? वो स्लरी आप 2 महीना तक यूज कर सकते हो, लेकिन जैसा जिन्होंने कहा कि 8 दिन 10 दिन, यस, सूक्ष्म जीवाणुओं की जो संख्या होती है पहले 8 दिन या 15 दिन बहुत ज्यादा प्रमाण में होती है, और जी जब तक उसमें खाना है तब तक सूक्ष्म जीव बढ़ते रहते हैं। खाना खत्म हो गया, सूक्ष्म जीवाणु खत्म होना शुरू होते हैं। लेकिन उस जीवाणु या उस फंगल कल्चर का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जिसे अर्क कहा जाता है, वह अर्क उस पानी में, उस घोल में बनता रहता है। और वह अर्क भी आप 6 महीना बाद में भी यूज करो, लेकिन आपको वह मिट्टी में देना है, छिड़काव नहीं करना है 6 महीना, 8 महीना या 2 साल के बाद में। जी सर, हमने जीवामृत दवाई बनाई हुई है तो वो अभी 3-4 महीने की हो गई, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं क्या अभी धान की खेती में? आप उसको मिट्टी में से दे दीजिए, फ्लड इरिगेशन के माध्यम से वो काम करेगा, अच्छे से रिजल्ट मिल जाएगा। जी सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी गणेश गौर साहब, आप करिए अपना सवाल। आप पहले हैंड रेज कर चुके हैं कई बार। आपका स्वागत है। सदन को प्रणाम करते हुए आज की मेरा प्रश्न है कि जो ट्राइकोडर्मा अपन बाजार से ला रहे हैं उसमें कितने जीवाणु पाए जा रहे हैं? जैसा मैंने अभी कहा है कि यह हमें, जब तक हम लोग माइक्रोस्कोप में टेस्टिंग नहीं करते, हम लोग बता नहीं सकते। और मेरा यह मानना है कि अभी हम लोग, जैसा इटारसी में आप 9-10 लोग काम कर रहे, तो कौन सी इंडस्ट्री हमें अच्छे से मटेरियल दे सकती है, वहां से लीजिए। आपको सिलेक्शन करने के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल चला जाता है, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र है, यूनिवर्सिटी है, वहां से हमें अच्छा मटेरियल मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रायल टेस्टिंग करें, उसके बाद ही वह प्रोडक्ट बाहर से लाना शुरू करें। जी धन्यवाद धन्यवाद सर जी। आदरणीय डॉक्टर साहब। और आज ये हमारे जो योगहार कार्यक्रम में आदरणीय अशोक पटेल जी ने योग कराया, जो हमारे एक बनाड़ा के किसान, उत्कृष्ट किसान, उन्होंने योग कराया। और आज जो हम दूसरे सत्र में आदरणीय डॉक्टर संतोष चौहान जी को सुन रहे हैं, डॉक्टर संतोष चौहान जी को योगहार कार्यक्रम में सुन करके हमें ऐसे लगता है हम जैसे किसी रिसर्च सेंटर में बैठे हों, किसी बड़े संस्थान में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आज योगहार कार्यक्रम को आपने इतना महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है हमारे किसान भाइयों को। हमारे किसान भाई अपने खेत पर फार्म लैब तैयार करके और ट्राइकोडर्मा सरी से कई जो है प्रोडक्ट बना करके खेत में उपयोग कर रहे हैं। कल राकेश गौर जी से हमारी चर्चा हो रही थी कि जो इल्ली की चर्चा आप कर रहे थे, कि हमारे वैज्ञानिक आए और उन्होंने कहा कि ये इल्ली आपको संग्रह करना थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये इल्ली। मतलब ये किसान के खेत पर अब वैज्ञानिक जाकर के देखने लगे हैं। और ये जो फार्म लैब योगाहार जैविक कृषि प्रयोगशाला पाठशाला जो आपके द्वारा संचालित की जा रही है, इसका नर्मदापुरम ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और आगे चल के ये जो हमारे प्राकृतिक जैविक खेती किसान नहीं अपना रहा था, इन फार्म लैब और प्रयोगशाला के माध्यम से किसान अपने घर पे जैविक खाद बना करके और जैविक प्राकृतिक खेती करना शुरू कर देगा। ऐसी उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ
मैं आदरणीय पवन कुमार जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो है जो वायरस वगैरह इस कार्यक्रम में आए उसको तुरंत हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया, और आदरणीय पवन कुमार जी ने उसको एडमिन का वो तुरंत ऑप्शन कर दिया कि जब हम ऐड करेंगे तभी व्यक्ति जुड़ पाएगा और कोई भी स्क्रीन शो नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ी सी कोई वायरस अच्छे काम आते हैं उसमें आते हैं, वो हम सबने तुरंत जो है आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में हमने सबने उस पर कंट्रोल किया। और मैं चाहूंगा कि यह कार्यक्रम इसी प्रकार से हमारे किसान भाई जुड़ते रहें, जो आज अच्छी संख्या में किसान जुड़े और मन लगा करके सुना और हम सबने नोट किया। हम आज युग भारत परिवार की ओर से बहुत बहुत शादबाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कल सुबह 5:30 बजे मिलते हैं अन्य योग शिक्षक के साथ, अन्य विषय के साथ। तब तक सबको प्रणाम। ओम जी। वो वायरस वाले पे कार्रवाई करवाना हम तो भी जी, रिपोर्ट वो करवा देना। रिपोर्ट कर लिया है सभी को दिया। जी जी। ओम 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 जी ओम जी ओम ओम जी ओम सर। ओम ओम सर। सभी को ओम प्रणाम। जी ओम।